ये कहानी है उदयपुर की, जहाँ राजा वीरभद्र अपनी आवाम के साथ रहा करते थे। राजा के लिए अपनी आवाम की खिदमत राजा साहब का फर्ज था, लेकिन राजा वीरभद्र फिर भी अपनी आवाम की वजह से परेशान रहा करते थे। महारानी, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन बेचैन सा रहता है। समझ नहीं आता मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे मन को शांति मिले। आप बेवजह इतना परेशान हो रहे हैं। सारे साधु और महात्मा अपने मन की शांति ढूंढने पहाड़ों में जाते हैं। एक काम कीजिए, आप भी कुछ दिन हो आइए। मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा, और जब तक मैं वापस ना आऊं, आप मेरी आवाम का ध्यान रखिएगा। किसी भी गरीब या किसी भी बेकसूर के साथ नाइंसाफी ना हो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं सारी चीजें अपने बच्चों को समझा कर रखूंगी, ताकि वो भी परेशान ना हों। राजा अपने बच्चों के ऊपर सारा राजपाट छोड़कर वहाँ से जंगल की तरफ अपने मन की शांति ढूंढने निकल जाते हैं, अपने बेटे कुमार रुद्र को देकर। मैं 3 दिनों से इस जंगल में भटक रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ दूर और जंगल के रास्ते में चलने पर राजा को एक बड़ा सा शिवलिंग दिखाई देता है, तो वहीं राजा अपने लिए लाया हुआ खाना खाने लगता है। ये मेरी तरफ से लाया हुआ खाने का आखिरी हिस्सा है। अगर ये भी खत्म हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। राजा अपना बचा हुआ खाना वहीं शिवलिंग के पास बैठकर खा लेता है, और पूरी रात आराम करने के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, तब वो देखता है कि भरे सुबह में वहां एक बुढ़ी दादी शिवलिंग को जल चढ़ाने आई है। ओम नमः शिवाय। भगवान, आज मेरा बेटा अगर जिंदा होता तो मैं भी उस बेटे होने का सुख ले पाती। आपने उसे मुझसे क्यों छीन लिया? राजा उस लाचार बुढ़ी दादी की बात सुनकर सारी बातें समझ जाता है। राजा को उस वक्त बहुत जोरों की भूख और प्यास लगी थी। तब राजा ने उस बुढ़ी दादी से कहा, अम्मी जान, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख और प्यास लगी है। क्या आप मुझे ये पानी पिला सकती हैं? यहाँ इस जंगल में आसपास कोई घर या ठिकाना नहीं है जो मेरी मदद कर सके। ये लो, पानी पी लो। मैं ये समझूंगी कि मेरे सगे बेटे ने ये पानी पी लिया है। शिव जी को मैं कल सवेरे जल चढ़ा दूंगी। लेकिन बेटा, इस घने जंगल में तुम कहाँ भटक रहे हो? तब राजा उस बुढ़ी दादी को अपनी सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बुढ़ी दादी कहती है, आ जाओ, मेरी कुटिया में चलो। मैं तुम्हें खूबसूरत चीजें दिखाती हूँ। जी जरूर। राजा उस बुढ़ी दादी के एक छोटे से घर में जाता है, और वहाँ जाकर देखता है कि सारे सोने, गहने और आभूषण वहाँ पर रखे हुए हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और बड़ी हैरानी से पूछता है, अम्मी जान, ये कैसे मुमकिन है? इस छोटे से घर में इतने सारे सोने, गहने, जेवरात ये सब छुपे हुए हैं। ये सब यहाँ कौन छोड़ गया? ये सोने के गहने मेरा बेटा, जो कि एक डकैत था, वो उन लोगों के घर पर चोरी किया करता था जो रिश्वतखोर थे, खुद चोर थे। ऐसे मंत्री और गांव के राजों के यहाँ चोरी करता था, जहाँ न्याय और शांति नहीं थी। तब राजा ने कहा, आपके बेटे ने जो भी किया वो जुर्म का काम है। आज अगर अपने औलाद का सुख नहीं ले पा रही है, तो इसके पीछे उसके गलत कदमों का हाथ है। लेकिन आपके बेटे का इंतकाल कैसे हुआ? इस चीज के बारे में तुम्हें कल सुबह पता चलेगा, जब तुम जंगल के घने हिस्से में आओगे। मैं आपके बेटे की दशा और इन सब राजों को जानने के लिए जरूर आऊंगा। राजा दूसरे सुबह होने से पहले ही जंगल के घने हिस्से में चला जाता है, जहाँ जाकर देखता है कि पूरा जंगल कागज का बना हुआ है। पेड़, पौधे, रास्ते सब कागज के। राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो वहाँ पर बुढ़ी दादी के साथ कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, क्या तुम राजा वीरभद्र हो? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आपके न्याय, आवाम की तरफ प्यार की चर्चा हर गांव और राज्य में होती है, लेकिन आप इस हालातों में कैसे आ गए? मेरी कहानी मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। पहले ये बताओ कि ये जंगल कागज का कैसे बना और ये कैसे मुमकिन हुआ?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बात आज से 10 साल कबल की है। इनका बेटा रघु इसी वीरान जंगल में आ गया था। तब इतना सारा सोना मैंने ले लिया है। इन पापियों को लूटकर मैं सारे पैसे अनाथ आश्रम और गरीबों में दान करूंगा। आज के बाद कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। रघु सारे गहने और पैसे लेकर जंगल में था, लेकिन उसके पीछे राजा के सैनिक पड़े हुए थे। तब रघु ने उस जगह पर शिव मूर्ति रखी हुई थी और उन सैनिकों से बचने के लिए वो उस मूर्ति के पीछे छुप गया। जब सारे सैनिक चले गए तब वो वहां से बाहर निकला। आज तो मैं बच गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा ठिकाना ढूंढना होगा जिससे मैं यहाँ गुजारा कर सकूं। बिजली कड़कने लगी और शिव जी की मूर्ति से एक नाग बाहर आया और कहने लगा, दुष्ट पापी चोरी करके शिव मूर्ति के पीछे छुपता है। अपने पापों का फल पवित्र शिव मूर्ति के पीछे छुपा रखा है। जा, मैं तुझे बददुआ देता हूँ। जब तक एक महान राजा इस जंगल में आकर शिव जी की मंदिर को बड़ा नहीं बना देता, तब तक ये जंगल कागज का रहेगा। तुम्हारा पूरा परिवार इस जंगल के बाहर नहीं जा सकेगा जब तक वो मंदिर नहीं बनेगा, और तुम्हारी बेटी उसमें दूध से रुद्राभिषेक नहीं करेगी तब तक तुम और तुम्हारा परिवार यहीं कैद रहेगा, सिवाय तुम्हारी माँ के। नहीं नहीं, मेहरबानी करे। आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे परिवार का क्या होगा? उस दिन से लेकर आज तक रघु का परिवार इस जंगल से बाहर नहीं जा पाया। रघु उस कागज के जंगल में ही कैद था। घने जंगल का हिस्सा आज भी कागज का है। और उस श्राप में ये कहा गया था कि एक महान राजा आएंगे और मंदिर की स्थापना कर मेरे बेटे को बचा लेंगे। रहम करके मेरे बेटे को मुझसे मिलवा दो। आपने मुझे खाना खिलाकर अपना बनाया है, मैं ये काम जरूर करूंगा। राजा तुरंत ही अपने महल उदयपुर में चला गया और वहां जाकर उसने अपनी बेगम से कहा, महारानी, मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। लगता है मेरी मन की शांति मुझे मिल गई है। आप भी मेरे साथ चलिए। मैं जरूर आपका इसमें साथ दूंगी। राजा महारानी को लेकर कागज के जंगल में जाता है। उनके साथ उनके सैनिक भी थे। महारानी, हमें यहाँ शिव मंदिर बनवाना है, चाहे जो हो जाए। मैं इस काम में आपके साथ हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को कहकर उस जंगल में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, लेकिन तब भी वो जंगल कागज का ही रहता है। मैंने मंदिर तो बनवा दिया, फिर भी जंगल कागज का क्यों है? कुछ तो कमी रह गई है। जब तक रघु की बेटी यानी मेरी पोती काजल दूध से रुद्राभिषेक नहीं कर लेती, तब तक जंगल कागज का ही होगा। राजा ने रघु की बेटी काजल के लिए दूध मंगवाकर मंदिर में रुद्र अभिषेक करने के लिए कहा। मैं अपने पिताजी के श्राप को ठीक करूंगी। काजल ने दूध लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया और जैसे ही उस शिव मंदिर में रुद्र अभिषेक पूरा हुआ, जंगल दोबारा पहले जैसा हो गया, जिसे देखकर सब बड़े खुश हो गए। काजल अपने रघु बाबा से मिलकर बहुत खुश हुई। बंसीपुर नाम का एक कम आबादी वाला गांव था। अधिकतर गांव के लोग खेती ही किया करते थे। कम आबादी होने की वजह से गांव में चहल पहल हुआ करती थी। लोग सुख और दुख में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। बंसीपुर गांव जंगल के करीब होने की वजह से वहां का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आता था। लोग एक बार देखते तो देखते ही रह जाते थे। इसी वजह से गांव और भी ज्यादा खूबसूरत दिखता था। बंसीपुर गांव के लोग छोटे छोटे काम करके अपना घर चलाया करते थे। कोई लकड़ी काटता तो कोई खेती करता। जैसा गांव बाहर से सुंदर दिखता, वैसा ही अंदर से। एक बार एक बड़े शहर के व्यापारी की नजर उस गांव पर पड़ी, जो वहां घूमने गया हुआ था। क्यों भाई, क्या हाल है? मैं शहर से आया हूँ। आपका बंसीपुर गांव तो कमाल का है। यहाँ आते ही मेरी आंखों ने इतने प्यारे नज़ारे देखे कि मेरा यहीं बस जाने का मन कर रहा है। हाँ, इस गांव और इस जंगल और यहाँ के नज़ारों की बात ही कुछ और है। और अब तो
कई लोग बाहर से घूमने भी आते हैं। सब यहाँ का नजारा और यहाँ के खाने का बहुत ही जायका लेते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहाँ पर एक धंधा खोलने की सोच रहा हूँ। यहाँ के नज़ारे बाहर से आए हुए लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जी ये बात तो है। अगर आप भी यहाँ ठहरना चाहो तो ठहर सकते हो। बस इसके लिए आपको कुछ जमीनें खरीदनी पड़ेंगी। कुछ ही दूर में वन विभाग का कार्यालय है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। जैसे ही शहरी व्यापारी यानी विजय ने ये बात सुनी, वो तुरंत ही जंगल विभाग के ऑफिस घूमते फिरते पहुंच गया। जंगल विभाग के मुलाजिम समझ गए कि जरूर कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। जी कहिए, क्या बात हो गई? जी मैं यहाँ पर एक बड़ा सौदा करने आया हूँ, पूरे 100 एकड़, और उसमें एक रिसोर्ट बनाकर वहाँ के लोगों को एक बेहतरीन सहूलियत देना चाहता हूँ। एक तरफ गांव की खूबसूरती और मिठास, एक तरफ मेरा छोटा सा रिसोर्ट, और तो और ये आपके फायदे की बात है। आपको देखते ही समझ गया था, आज का दिन हमारा अच्छा जाने वाला है। हमें ये सौदा मंजूर है। आप जल्द से जल्द कागजात तैयार कीजिए। वन के 100 एकड़ ही तो हैं, बहुत बड़ा जंगल है, और इससे हमें और सरकार दोनों को मुनाफा होगा। विजय ये बात सुनकर बेहद खुश होता है और बंसीपुर जंगल के थोड़े से हिस्से में अपना रिजॉर्ट बनाता है, जहाँ से सारा नजारा दिखे। रिजॉर्ट के होने से लोग दूर दूर से वहाँ अपने परिवार के साथ वहाँ का माहौल खूब एंजॉय करते हैं। लोग अपने पूरे खानदान के साथ घूमने आते हैं। कपल्स हनीमून के लिए आया करते थे। गांव की चहल पहल से विजय का व्यापार और ज्यादा अच्छा चलने लगा। गांव के चहल पहल में लोग अपने मन की शांति ढूंढते, और इसी के चलते विजय का मुनाफा और ज्यादा होता। देखते ही देखते ज्यादा मुनाफे के लालच में विजय ने और जंगल की जमीन खरीद ली और कई सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स, लॉज और दुकानें खोलने लगा। और ठीक 10 साल बाद आधे से ज्यादा घने पेड़ों का जंगल अब सीमेंट का जंगल बन चुका था। अच्छा लग रहा है। ऊपर वाला करे कि सब कुछ बेहद बढ़िया चलता रहे, लेकिन कुछ दिनों से टूरिस्ट और धंधा अच्छा नहीं हो पा रहा है। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। कंचू। यस सर, मैंने कॉफी और चाय लगा दी है। और कुछ चाहिए? आजकल हमारे यहाँ इतने कम टूरिस्ट क्यों आ रहे हैं? मैंने अभी देखा कि आज रिसोर्ट में मैं और तुम ही हो। लाइट बिल तक नहीं भर पाएंगे हम अगर ऐसा ही चलता रहा तो। सर एक्चुअली अब लोगों के पास देखने को अब कुछ रह ही नहीं गया है। लोग यहाँ आकर क्या करेंगे? यहाँ भी अब शहर जैसी बिल्डिंग्स, बीमारियाँ, स्मोक और पॉल्यूशन सब हो गया है, तो किसी को हमारे यहाँ आना पसंद नहीं आ रहा है। इस चीज की हमें जानकारी निकालनी होगी कि हमारे धंधे में गिरावट क्यों है। विजय घनसू को अपने साथ लेकर बंसीपुर गांव की ओर लेकर चला जाता है। वही बंसीपुर गांव जहां जानवरों की चहल पहल होती थी। वो गांव कच्चे घरों से बना हुआ करता था। वही बंसीपुर जंगल जो पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और झरनों से इतना खूबसूरत दिखता था, और अब उस जंगल को पत्थरों और सीमेंट ने छाप लिया था। कैसे है मालिक आप तो पूरे बदल गए, लेकिन टाट बाट तो पहले जैसे ही हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ बोला, लेकिन इस गांव के सारे घर और लोग कहाँ पर गुम हो गए हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या बताऊं मालिक मैं, वो कहते हैं कि सड़क अब आई है हमारे गांव में, जब सारे लोग शहर जा चुके हैं। अब यहाँ आकर कोई क्या करेगा? यहाँ सांस लेना मतलब अपने फेफड़ों को बीमारी का न्योता देना है। हर जगह बीमारियां फैल रही हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस चीज के पीछे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी गलती है। सालों पहले इस गांव और जंगल को मैंने सीमेंट का जंगल बना दिया। सर इसी वजह से तो लोग पहले जंगल जाकर सफारी पर जानवरों को देखा करते थे। इसी में हमारे ही कई प्रोजेक्ट में हमने उन जानवरों को जू में भेज दिया।
यहाँ तो अब जंगल बचा ही नहीं है, सब सीमेंट का जंगल बन चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, कुदरत बचेगी नहीं, और इसी वजह से हमारा व्यापार भी नहीं चल रहा। हमने कुदरत के साथ बहुत बड़ी गलती की है। इस चीज को हमें जल्द से जल्द सुधारना होगा। तब विजय अपने सारे मुलाजिमों को बुलाकर कहता है, मैं जो अब कहने जा रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान से सुनना। अब से हम हमेशा अपने साथ बीज यानी कि सीड्स लेकर चलेंगे। अगर कहीं कोई एक पेड़ कटेगा तो हम उसकी जगह 20 पेड़ लगाएंगे या उससे ज्यादा ही। यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और इससे हमारी कुदरत और भी अच्छी हो जाएगी। अब से हम हर रोज दरख्त लगाएंगे। सारे ही लोग जगह जगह पौधे लगाने लगते हैं। बंसीपुर के जंगल और गांव को पहले जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते उनके प्रण ने ये कर दिखाया और सीमेंट का जंगल अब बदलने लगा। छोटे छोटे पौधे अब बड़े बड़े दरख्त बनने लगे, कोई आम का तो कोई नीम का। कुछ साल बीत चुके थे। मालिक, मैंने आपसे कहा था कि अगर हम कुदरत की देखभाल करेंगे तो कुदरत हमारी भी देखभाल करेगी। मैं हर चीज हमेशा व्यापार समझता था। मुझे आज समझ में आ रहा है कि धंधा और प्रकृति दोनों को बचाया जा सकता है। मैं कितना गलत था। अब जब भी कहीं एक दरख्त कटता है तो मैं 100 लगाने की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। मैंने ये सीखा है, अगर ऐसी सोच सबकी हो जाए तो हर जगह सबका भला हो, बीमारियां कम हो, लोग तंदुरुस्त रहने लगेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। इसी तरह विजय ने धंधे और कुदरत का ख्याल बहुत अच्छे से रखा। सीमेंट का जंगल फिर से घने पेड़ों के जंगल में तब्दील हो गया था। लोग अपना वक्त वहाँ की ताज़ा हवा में बिताने के लिए आने लगे। सब कुछ पहले जैसा हो गया। लोग फिर से बंसीपुर में आकर वहाँ के चहल पहल का आनंद उठाने लगे। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond. Twinkle, twinkle.